दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी विद्या है जिसमें आप ना सिर्फ अदृश्य का रहस्य जान सकते हैं बल्कि कई सारे व्यवधान, कई सारी परेशानियों का भी हल खोज सकते हैं। और ताउम्र घेरे रहने वाली परेशानियों में एक परेशानी है स्वास्थ्य संबंध। स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई परेशानी हो जाए, किसी भी तरह की व्याधि, तो आपकी ना सिर्फ प्रगति रोकता है बल्कि आपके ऊपर आर्थिक, सामाजिक और कई ऐसे दबाव बनाए रखता है जिसके आपको निपटना पड़ता है और ताउम्र आप उससे लड़ते रहते हैं। आपको लगता है कहीं से हल निकले। आप कई डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं, कई जगह जाते हैं, मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, धर्मों का, फिर भी अगर आपको हल मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी लगता है ठीक है, फिर लगता है फिर से दिक्कत है। तो ज्योतिषी में भी बीमारियों के संबंध में क्या जानकारी है या बीमारियों से कैसे लड़ा जाए, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आज हम जानेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ रंजीत है। स्वागत है रंजीत, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अजय स्पीक्स में जी। क्या ज्योतिष शास्त्र में बीमारियों से संबंधित कोई ज्ञान है ऐसा कि जो उस पर दृष्टिपात करे कि बीमारी कैसे होती है या इसका क्या कारण है? देखिए, आपने जो आज सवाल उठाया है, बहुत मुझे लगता है कि आज के परिवेश में ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी के लिए जानना भी, कि हम ज्योतिष की सहायता से कैसे समझ पाएँ कि आपकी लाइफ में रोग क्यों है। देखिए, अगर हम इस पे कुछ भी बात करेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मेडिकल साइंस को इग्नोर रहा हूँ नहीं, वो अपनी जगह है, उनका अपना स्थान है। लेकिन अगर हम इसको ज्योतिषीय गणना के तहत इसको समझने की कोशिश करें या ये जानने की कोशिश करें कि आखिर रोग क्या है, ज्योतिष इसको किस तरह से समझता है, और इसके बाद जैसा आपने कहा कि जब हम रोग को समझेंगे, जितना हम समझेंगे उतना ज़्यादा हमें निवारण की तरफ, यानी कि इसके रेमेडी की तरफ हम उतना आसानी से बढ़ पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसको समझ लेना। तो मुझे लगता है अमूमन हमने बहुत सारे घरों, मतलब बहुत सारे घर, बहुत सारे नहीं, सारे घर, जो 12 घर है, 12 घरों की चर्चाएं हम लोगों ने कर ली है, ख़त्म हुई है चर्चा उसकी। तो हम लोग फिर से थोड़ा सा घूमने का कोशिश करेंगे और उन्हीं घरों में देखने का कोशिश करेंगे कि ये कहाँ पे रोग है, रोग का घर कौन कौन सा है। तो देखिए, ज्योतिष में 3 हाउसेस को कहा गया है त्रिक हाउस, त्रिक भाव। त्रिक का मतलब है जो परेशानी का घर है, समस्याओं का घर है। एक है छठा घर, एक है 8वां घर और एक है 12वां घर। छठा घर जो है आपके रोग का घर है, रोग, ऋण, शत्रु, षड रिपु जिसको बोलते हैं। षड रिपु का मतलब है कि जो 6 तरह के दोष है आपके अंदर, इससे काम हो सकता है, क्रोध हो सकता है, लालच हो सकता है, लोभ हो सकता है, इस तरह के जो 6 अवगुण हैं, उसके साथ में रोग भी है, ऋण भी है, शत्रुता भी है, वो छठा घर है। तो अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखेंगे तो जो पहला घर जो आपके जीवन में रोग पैदा कर सकता है वो छठा घर है, ठीक है। उसके बाद पहुंचते हैं हम दूसरा घर, 8वां घर। देखिए, जो छठे घर के जो रोग होंगे ना, वो ठीक हो जाएंगे आपको। जैसे कि सर्दी हो गई, खांसी हो गई, कुछ हो गया, सामान्य रोग है जिसका इलाज संभव है, मतलब जो बिल्कुल ठीक हो सकता है दवाई की सहायता से। लेकिन इसके बाद जो दूसरा घर है, वो 8वां घर है, वो क्रोनिक डिजीज़ है। अगर इसका मतलब अगर वो आपको हो गया तो वो ठीक नहीं होना है आपको। जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, कैंसर है, सेवरल रोग्स हैं, जो होने के बाद आपको ठीक नहीं होना। एड्स भी है, वो ठीक नहीं होगा। 12वां घर, 12वां घर क्या है आपके, ये सीधे तौर पे रोग से तो संबंधित नहीं है, लेकिन ये अस्पताल है। इसका मतलब है कि छठा घर जब आपकी तबीयत खराब होगी, कहाँ जाएंगे आप? अस्पताल जाएंगे आप। तो ये कहीं ना कहीं आपके रोग से ही संबंधित ये 12वां घर भी कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन बन जाएगा आपका। क्रोनिक डिजीज़ होगा तब भी आप जाएंगे अस्पताल, जब आपकी तबीयत खराब होगी तब भी आप जाएंगे अस्पताल। तो ये पहले तो हम समझ गए, ये तीनों घरों की जो अवधारणा है वो आपको कहीं ना कहीं बीमार कर रही है, आपके जीवन में परेशानियाँ डाल रही है। अब इसको एक एक करके थोड़ा सा समझने का कोशिश हम करेंगे कि जब मैंने छठा घर कहा तो उसमें मैंने एक चीज़ का इस्तेमाल किया था, षड दोष, षड रिपु, 6 तरह के रिपु। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके जीवन में क्रोध बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लालच अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा है, यानी जो अवगुण है, और देखिए अवगुण की बात, ये फिजिकल की बात तो हो नहीं रही है, मेंटल है ये सारे अवगुण। तो अगर ये जो
कहते हैं ना कि, और देखिए छठा घर एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि छठे घर में कंपटीशन है, कंपिटिटिव भावना है आपकी। तो और छठा घर आपका डेली रूटीन है, इंटरेस्टिंग, डेली रूटीन है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने इसके अच्छे पार्ट को कैच कर लिया तो आपका ख़राब पार्ट नहीं होना है आपके लाइफ में, समझ रहे। जैसे मैंने कहा कि अगर आपका डेली रूटीन बहुत ठीक हो गया तो छठा घर ख़राब नहीं हुआ। डेली रूटीन आप समय से उठ रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपका उठने का समय, खाना खाने का समय, सोने का समय फिक्स है, तो आपके जीवन में रोग नहीं आएंगे क्योंकि वो आपका डेली रूटीन है। लेकिन अगर आपका डेली रूटीन ख़राब हुआ तो मैंने कहा कि छठे घर में रोग है, रोग आपके हावी हो जाएंगे आपके जीवन में, ठीक है। लेकिन कभी कभी आप क्या देखेंगे कि आपका डेली रूटीन भी ठीक है लेकिन तब भी रोग है। वो फिर क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि फिर आपको अंदर में झांकने की ज़रूरत है कि क्या आप बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव तो नहीं है। कम्पिटिटिव होना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में सक्सेस के लिए, लेकिन आपके वर्क प्लेस पे अगर आप एक्सेसिव कम्पिटिटिवनेस है आपके अंदर तो आप रोग से नहीं बच पाएंगे, आपको रोग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये आपका रोग है, यहाँ पे समाधान भी है। समाधान क्या होगा कि आपको अपने लाइफ में कम्पिटिटिवनेस को कमाना है, उसको कम करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा षड रिपु है, तो काम, क्रोध, मोह, लालच, इसका जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कहीं ना कहीं लालच एक सिंपल सी चीज़ है, सबके लाइफ में होगी। लोभ भी होगा, भाई हमको गेन करना है लाइफ में तो लोभ तो होना पड़ेगा, लेकिन फिर आपको चेक करने की ज़रूरत है कि इसका परसेंटेज कितना है आपके लाइफ में। क्या ये आपके लाइफ में बहुत सुपरसीड तो नहीं रहा है कर आपके लाइफ को, ठीक, कहीं आपके लाइफ को ये परेशान तो नहीं रहा है कर। अगर इन षड रिपुओं के कारण, ये जो 6 तरह के दोष है, मेंटल दोष है, अगर इनके कारण अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो हो सकता है कि अभी आपके पास रोग ना हो, लेकिन आने वाले समय में कुछ सालों के बाद, कुछ 50 साल के बाद, कभी 30 साल के बाद, कभी 20 साल के बाद आपको रोग हो जाएंगे। फिर अगर आपको इसको चेक करना हो तो आप देखिए कि आप अपने लाइफ में कम्पिटिटिवनेस आपके माइंड में कब ज़्यादा था। अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो आपको कैलकुलेशन से एक बात बहुत क्लियरली आपको स्पष्ट हो जाएगी कि जिस समय आपको रोग हुआ था उसके पहले का जो समय रहा था उसमें आपके अंदर कम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। छठा घर आपके कहीं ना कहीं ये अर्थ त्रिकोण का घर है, 2, 6, 10 कहा था मैंने। यानी कि आपका जो अर्थ त्रिकोण का घर है, अर्थ जो है आपके लिए रोग पैदा करेगा, ठीक है। इसीलिए हमारे पहले के समय में जितने ऋषि थे उन्होंने इसको त्रिक भाव का खराब घर कहा। इसका मतलब क्या है कि अधिक पैसा भी आना आपके लिए, पैसे के प्रति अधिक दौड़ होना आपको रोगी कर देगा, ठीक है। लेकिन अब समस्या ये है कि क्या आज के इस दौड़ में हम पैसे के पीछे ना भागें? संभव है? ऐसा तो नहीं है, करना पड़ेगा हमको। हमारी जो फंडामेंटल नीड्स हैं या हमको कोई महत्वाकांक्षाएं हमारे जीवन में, हमको तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ में आपको थोड़ा ये भी देखना होगा कि हम अपने उन चीज़ों को करते हुए अपना कम्पिटिटिवनेस को एक कंट्रोल में रखें, पहला। दूसरा, डेली रूटीन पे हमको लगातार काम करने की ज़रूरत है। और तीसरा, मैंने कहा था कि अर्थ त्रिकोण जो कंट्रोल होता है वो 2 नंबर से होता है, 2, 6, 10। तो दूसरा घर जो है आपके खान पान का है और आपके स्पीच का है। तो सबसे ज़रूरी यहाँ पे ये भी है कि आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या आपके बात में एग्रेशन तो नहीं है। मैंने कहा कि छठा घर षड रिपु का है, तो अगर आपके बोलने में एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी है आपके बोलने में, आप हमेशा डिप्लोमेटिक तरह की बातें लाइफ में करना और सुनना पसंद करते हैं, तो आपके लाइफ में रोग आने वाला है, सावधान हो जाइए। अगर आपकी स्पीच कंट्रोल नहीं है, अब शब्द या कुछ भी बोलते हैं आप, बहुत ज़्यादा किसी को अपने स्पीच से हट कर रहे हैं, तो आपके लाइफ में रोग आने वाला है। सेकेंड हाउस मैंने कहा भोजन है, खान पान है। अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, रूटीन में नहीं है, सिस्टमाइज नहीं है, तो आपके जीवन में रोग आने वाला है। लेकिन हाँ, इन चीज़ों के एक्टिवेट होने से हो सकता है आपके जीवन में धन आ जाए। हो सकता है कि कई लोगों की स्पीच काफ़ी ख़राब हो लेकिन तब भी उसके पास धन हो। ये भी हो सकता है कि आप बहुत डिप्लोमेटिक हैं लाइफ में, इसके बाद भी आपके जीवन में धन बहुत ज़्यादा है,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर धन ज़्यादा है तो आपको रोग नहीं आएगा। और याद रखिए कि जितने क्रोनिक डिजीज़ हैं वो कभी मजदूरों को नहीं होते। हम आते हैं सेकेंड हाउस पे, 8th हाउस जो मैंने कहा। जी, तो अभी जो आप बता रहे थे ये बड़ा अच्छा से व्याख्यायित कर रहे थे आप कि रोग के कारण क्या हैं। तो ठीक है, अब मजदूरों को नहीं होता है, लेकिन हमारे जो देखने वाले हैं अगर उनको लग रहा है लाइफ की किसी पड़ाव पर या किसी मोड़ पर कि कहीं वो भी तो इसके जद में ना आ जाए, या आए हुए हैं कोई ना किसी ना रोग और व्याधि है, तो उनके मन में ये चल रहा होगा या प्रश्न बहुत तेज़ी से जो आकार ले रहा होगा ये है कि चलिए अब हो गया, अब इससे निकल सकते हैं क्या, या ठीक हो सकते हैं क्या? बिल्कुल। और उसका रास्ता क्या है? देखिए, अभी जो आपने एक शब्द कहा कि मजदूरों को नहीं होगा, देखिए मजदूरों को रोग होगा, 6th हाउस तो होगा उसको, सबको होता है, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, टीबी भी हो जाता है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ 8वें घर की, मैंने कहा था कि 6ठा घर सामान्य रोग है, 8वां घर क्रोनिक डिजीज़ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये क्रोनिक डिजीज़ मजदूर, यानी कि जो जिनके, मजदूर का मतलब सिर्फ मजदूर नहीं हुआ, मजदूर का मतलब है कि ऐसे लोग जिनके अंदर बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं ना हो, उनको क्रोनिक डिजीज़ थोड़ा कम होगा। ऐसे लोग जिनके लाइफ में रहस्य कम होगा, उनको क्रोनिक डिजीज़ कम होगा। ठीक है, ऐसे लोग जो बहुत डिप्रेसिव अवस्था में नहीं रहते हैं, उनको क्रोनिक डिजीज़ नहीं होगा। मैं ये क्यों रहा हूँ का आप इसको समझ जाइए, क्योंकि ये फिर आपके मोक्ष त्रिकोण से कनेक्ट हो रहा है। 4, 8, 12 पिछला जो क्लास था हम लोगों का, अगर आपको ये समझना हो कि क्या है मोक्ष त्रिकोण, जो मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप पिछला वीडियो जो मोक्ष त्रिकोण पे है आप उसको जाइए, उसको देखिए पहले, तो आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा लिंक, आप उसमें देख सकते हैं, जाके उसको देख सकते हैं, या इंड स्क्रीन में भी या आई बटन पे भी मैं डाल दूंगा। तो आप उसमें देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं 8वां घर। 8वां घर क्या है? देखिए, 8वें घर में चंद्रमा जो होती, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि चंद्रमा 8वीं राशि में या 8वें नंबर में नीच का हो जाता है, और चंद्रमा क्या है? आपका मन है। ठीक है, तो अगर आप सोचिए कि जब चंद्रमा उस घर में, जिस घर में क्रोनिक डिजीज़ हो रही है, वहाँ पे चंद्रमा नीच का हो रहा है। नीच का मतलब क्या है? मन आपका एंजाइटी में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, आप डिप्रेसिव हो रही है आपकी पर्सनालिटी। तो कोई भी क्रोनिक डिजीज़ सिर्फ शरीर से हो ही नहीं सकता, चाहे वो डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, कैंसर हो, एड्स हो, कोई भी रोग हो, उसके पहले आपको डिप्रेसिव होना पड़ेगा, यानी ये शर्त है आपके लिए। लेकिन अगर आप डिप्रेसिव होने के लिए तैयार नहीं हैं, यानी आपने ठान लिया अपने लाइफ में कि हम ना कुछ हो जाए हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब आपने ठान लिया है कि हम क्रोनिक डिजीज़ के जद में नहीं जाएंगे, यानी अब आपको क्रोनिक डिजीज़ से आप सेफ हैं, आपको नहीं होना है, ये तय है। लेकिन क्या डिप्रेशन को काट पाना सबके लिए आसान है? नहीं है। एंजाइटी आपको कई लेवल पे हो सकती है, घर में हो सकती है, जॉब को लेकर हो सकती है, संतान को लेकर हो सकती है, उसके उन्नति को लेकर हो सकती है, आपकी अपनी उन्नति के लिए भी आप डिप्रेसिव अवस्था में जा सकते हैं। तो ये भी कंडीशन हो सकती है। बात आपका जो सवाल था कि अगर एक सामान्य व्यक्ति को हो जाए तो वो कैसे बचे इससे, या अगर नहीं हुआ है तो क्या करे, अगर हो गया तो फिर क्या करना चाहिए। तो पहले तो देखिए, आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको रोग किस श्रेणी में आता है। क्या आपका रोग मेडिसिन से आसानी से ठीक हो रहा है, तो वो 6th हाउस का आपका डिजीज़ हुआ है आपको। अगर आपको ये लगता है कि आपकी डिजीज़ सामान्य तौर पे मेडिसिन से सिर्फ कंट्रोल हो सकती है, वो ठीक नहीं हो सकता, तो वो आपका रोग 8वें घर के कारण हो रहा है। तो दोनों का जो रेमेडी पार्ट होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। जब 6ठे घर से कोई रोग हो रहा है तो आप अपने डेली लाइफ को ठीक कर लीजिए, डेली रूटीन को बिल्कुल तंदुरुस्त जो है करने की आवश्यकता है आपको, डेली रूटीन पहला। दूसरी चीज़ है कि आपको अंदर में कम्पिटिटिवनेस, जो मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कम्पिटिटिवनेस अपने माइंड में थोड़ा सा कम कर लीजिए। तीसरा है, मैंने कहा कि 6ठा हाउस, इन सब के बाद में इसमें 2 अच्छी चीज़ें हैं। सेवा भाव, सेवा, आपको दूसरों की सेवा करनी शुरू कर देनी चाहिए। अब आपका ये सवाल होगा कि भाई हमको किसकी सेवा करनी चाहिए, तो देखिए, सेवा आप किसी की भी करें। अगर आप जॉब में हैं तो आप अपने नौकरी कर रहे हैं, उसमें भी आपको ईमानदार होना पड़ेगा, वो भी एक सेवा है। ठीक है, अगर आप बिजनेस में हैं
तो आप अपने कस्टमर की सेवा कर रहे हैं। वहाँ पे भी अगर आप ईमानदार हैं तो भी आपका एक टाइप का सेवा हो जाएगा। तीसरी बात है कि अगर आपको तब भी हो रहा है तो आप गरीबों की सेवा करें, या जिनके पास बहुत समस्या है, परेशानी है, कोई आपके मित्र हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, या फिर कोई बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है जिसको लगता है कि आपको उनकी सहायता से उनका लाइफ आसान हो जाएगा, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि छठा हाउस सेवा का भी है और डेली रूटीन का भी है और रोग का भी है। अब ये तय करना आपके हाथ में है कि आपको किसको चुनना है जी। अगर रोग है तो आपको सेवा की तरफ जाना पड़ेगा और डेली रूटीन को ठीक करना पड़ेगा। तो ये तो आपने एक रोग के कारण निवारण का भी आपने रास्ता बता दिया ज्योतिषी के अनुसार। जी जी जी। अब एक रोग है कैंसर। हाँ, कैंसर पे बड़ा चर्चा होता है या बहुत विमर्श है कैंसर को लेकर। तमाम तरह के आप देखिए टीवी चैनल्स पे डिबेट पर, वेबसाइट पर आप देखिए, इंटरनेट देखिए, फ्लडेड है। इतने इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, तमाम तरह की चीज़ें हैं कैंसर से जुड़े हुए। ज्योतिषी इस रोग के बारे में क्या सोचता है? देखिए कैसे देखता है इस रोग को? आपने बहुत ही बर्निंग पॉइंट को चुना है, खासकर कैंसर को लेकर। और हाल ही में कैंसर सप्ताह का आयोजन भी हुआ था। कैंसर को लेकर पूरा विश्व गंभीर है। और थोड़ा सा दिक्कत की बात यह है कि कैंसर का अभी भी, अगर कैंसर 3rd फेज में पहुंच जाए या 4th फेज में पहुंच जाए, इलाज नहीं है। देखिए, अगर हम कैंसर को समझेंगे तो हमको थोड़ा सा ग्रहों को समझना पड़ेगा कि कैंसर होता क्यों है। एक तो मैंने कहा कि 8th हाउस का रोग है। पहला तो आपके माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यह रोग 8वें घर का रोग है। ठीक है। 8वें घर में राशि कौन सी आती है? मंगल। मैंने पहले भी चर्चा हमारी हो चुकी है। अगर आपको समझना हो इसको, तो मंगल ग्रह पे हम लोगों का एक क्लास बना हुआ है, एक सेशन बना हुआ है, आप जाइए उसको देखिए कि मंगल ग्रह। तो ये जो आपका, इसमें जो एक ग्रह जिम्मेदार होगा, सबसे पहले वो मंगल ग्रह जिम्मेदार हो जाएगा। कोई भी क्रोनिक डिजीज में आएगा, लेकिन कैंसर में ज़्यादा आएगा। दूसरा, इसमें दूसरा ग्रह भी जिम्मेदार होगा जिसका नाम है राहु। और हम लोगों ने इस पे काफ़ी अच्छी चर्चा भी की थी पिछले क्लास में। पिछले क्लास नहीं, मतलब 3rd या 4th क्लास रही होगी। तो आप उसको भी जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, राहु का वीडियो कि राहु क्या है। अब इसको हम समराइज करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। मंगल, मैंने कहा भी था, मंगल जो आपके बॉडी का एक सेल है। यानी कि अगर हमको मंगल को समझना हो तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी का सेल है मंगल। ठीक है। और राहु क्या है? राहु किसी चीज़ों को विस्तार करता है, अनलिमिटेड विस्तार। मतलब राहु के पास ये सेंस नहीं है कि हमको कितना चीज़ों को एक्सपेंड करना चाहिए। ठीक है। उसी समय एक दूसरा ग्रह है गुरु। गुरु को ये बात काफ़ी अच्छे तरीके से मालूम है कि हमको एक्सपेंशन कितना करना है, उसका लिमिटेशन कितना है। लेकिन राहु को लिमिटेशन नहीं मालूम है। सिर्फ उसको ये मालूम है कि भाई हम एक्सपेंशन में जाएंगे, हम बढ़ाएंगे एक्सपेंशन। एक तो पहले ये दोनों चीज़ों को मैंने कहा कि आप पहले इसको समझ लीजिए। अब इसको हम जोड़ते हैं कैंसर से। देखिए, कैंसर रोग है क्या? कैंसर को अगर हम बहुत मेडिकल भाषा में समझे तो आपके शरीर में या हमारे शरीर में कैंसर सेल हैं। पूरे बॉडी में कैंसर सेल होता है। लेकिन कैंसर कब होता है? जब सारे कैंसरस सेल एक जगह जाके जमा हो जाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि पटना में अलग अलग प्लेसेस पे पॉकेट मार्स हैं, लेकिन अगर सारे पॉकेट मार यहाँ जू में आ जाए तो क्या होगा? तहलका मच जाएगा। किसी का पर्स जो है शेष नहीं बचेगा। तो होता वही है। कैंसर में क्या होता है कि सारे सेल जो कैंसरस सेल हैं एक जगह पे आके जमा हो जाते हैं। तो क्या होता है? उसका एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है। इसको बोलते हैं कार्सिनोमा। ठीक है। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड एज ए कैंसर। ठीक है। जब एबनॉर्मल ग्रोथ किसी टिश्यू का होता है तो हम उसको कैंसर के नाम से जानते हैं। अब इसको हम जोड़ते हैं ज्योतिष के साथ। मैंने अभी कहा कि मंगल आपका टिश्यू है, सेल है, और राहु को मैंने कहा अनकंट्रोल ग्रोथ है, बढ़ाता है। तो आपको कैंसर कब होगा? जब मंगल और राहु आपके चार्ट में कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक है। उसके कॉम्बिनेशन आ जाएगी, और वो कॉम्बिनेशन जितना क्लोज्ड होगा या जितने खराब रूप से उसका कॉम्बिनेशन बनेगा, कुछ देखिए, इसका ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि जिनके चार्ट में मंगल और राहु है सबको कैंसर हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ।
ये टेक्निकल पॉइंट है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कैंसर है तो ये कम्बिनेशन होगा आपके चार्ट में 100%। लेकिन मैं ये नहीं रहा हूँ कि ये कम्बिनेशन है तो आपको कैंसर होगा ही होगा। इसको थोड़ा सा और टेक्निकल पार्ट है, कभी और हम इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो अब और क्या है कि मंगल और राहु जब आपके चार्ट में कंबाइंड होंगे तो टिश्यू का एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगा और आपको कैंसर हो जाएगा। अब इसकी सिम्टम समझिए। जो कैंसरस पेशेंट हो जाते हैं, या अगर मंगल राहु आपके चार्ट में है तो हो सकता है कि आपको कैंसर ना भी हो तो आपकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर रहेगा, क्योंकि राहु इज अ पास्ट लाइफ प्लेनेट। राहु इस जन्म का ग्रह नहीं है, वो आपके पास्ट लाइफ, आपके प्रोजेनी को, एंसेस्टर पार्ट को दिखाता है। तो इसका मतलब है कि आपके एंसेस्टर से कैंसर होके आ रहा है। अब इसको और समझते हैं व्यवहारिक रूप से कि हम कैसे समझेंगे कि क्या हमारे पास चार्ट नहीं है, कैसे समझेंगे क्या हमारे चार्ट में कम्बिनेशन है। अब इसको समझिए। आपको अजय याद होगा कि मंगल को हमने कहा था एग्रेशन, सेनापति भी कहा था, लाल रंग है, एग्रेशन कहा था, नेतृत्व करने की क्षमता था, और इसके अंदर हर एक चीज़ों को शुरू करना था। इसके अंदर ऊर्जा मैंने कहा था, ये ऊर्जा का पिंड है। तो जहाँ ज़्यादा ऊर्जा होती है वहाँ पे आप एग्रेसिव हो जाते हैं। तो अब आपको इसी चीज़ को फिर से आप समझिए। मंगल क्या हुआ? एग्रेशन, और राहु क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ। तो इसको जोड़ेंगे तो आप क्या जो है कह सकते हैं, क्या बनेगा आदमी के भीतर? एबनॉर्मल ग्रोथ होगा, बहुत तेज़ी से होगा। एबनॉर्मल ग्रोथ होगा, एग्रेशन बहुत एबनॉर्मल हो जाएगा। इसको कुंडली में एक संज्ञा दी गई, इसको कहा गया है अंगारक योग। मंगल राहु जो अंगारक योग। अब इसको क्यों कहा गया इसको भी समझिए। मंगल जैसा आपने भी कहा अभी, ये फायर है, राहु हवा है, एयर है, एरी प्लैनेट है राहु। तो अगर आग जल रही हो और उसमें आप हवा डाल दें, क्या होगा? और भभकेगा, भभकेगा। इसलिए इसका नाम क्या है? अंगारक योग। यानी आपके भीतर में कई बार क्या होगा कि आपका क्रोध बाहर निकलेगा ही नहीं। हमने क्या कहा? क्रोध का निकलना ठीक है, निकल जाए तो बेहतर है। क्रोध में हैं आप और आपका एग्रेशन अगर बाहर निकल जा रहा है तो बेहतर है, फार बेटर। लेकिन अगर आपका एग्रेशन नहीं निकल रहा, ठीक है, अंदर से तो खूब गुस्सा आ रहा है लेकिन आप कर नहीं पा रहे, तो ये मंगल राहु आपके लिए बहुत खतरनाक है। और मैंने कहा यही मंगल राहु आपको यहाँ तक कि कैंसर तक आपको लेके जाएगा, पहुँचा देगा वहाँ तक आपको। तो हम कह रहे हैं कि ये मंगल राहु हमेशा में ख़राब नहीं है। एक बात को ये भी समझना है। इसका मैंने नेगेटिव पार्ट मैंने कहा कि अगर मंगल राहु है आपके चार्ट में तो आपके अंदर एग्रेशन का लिमिट नहीं है। मंगल आपका क्या है? एक्सीडेंट भी है, और राहु क्या है? एबनॉर्मल एक्सपेंशन। इसका मतलब अगर आपके चार्ट में मंगल राहु कहीं पे है और अगर आपको बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं आपके लाइफ में, ब्लड वो निकल रहा है, आपका एक्सीडेंट हो रहा है, तो आप समझिए कि आपके चार्ट में मंगल राहु है। अगर समझना हो कि क्या हमारे चार्ट में मंगल राहु है या नहीं। मंगल क्या है? प्रॉपर्टी है। मैंने कहा था मंगल के सीरीज में ज़मीन है, लैंड है, और राहु क्या है? विवाद भी है, प्रॉब्लम है। तो अगर आपके घर में आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर बहुत विवाद रहती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके चार्ट में तब भी मंगल राहु कनेक्ट है। मंगल छोटा भाई है, राहु क्या है? कन्फ्यूजन है, ठीक है। राहु क्या है कि जो बात आप ऑब्सेसिवनेस है राहु। तो अगर आपके छोटे भाई हैं, उनके लाइफ में ऑब्सेसिवनेस ज़्यादा है, वो किसी गलत मार्ग पे बहुत ज़्यादा निकल चुका है, ठीक है, तो आप वहाँ भी समझ सकते हैं कि हो सकता है कि वो कम्बिनेशन आपके ख़ानदान में, आपके चार्ट में हो। तो फिर आपको फिर ये देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने कही है, आप अगर उसको गौर से सुनेंगे और समझेंगे तो आप पाएंगे कि अगर ये चीज़ें आपके घर में है तो आपके फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री होगी, ठीक है। तो ये हिस्ट्री हो सकती है आपके घर में, ज़रूरी होगा ऐसा नहीं, बट हो सकता है, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी। तो ये तो रहा कि मंगल राहु के कम्बिनेशन से आपको कैंसर सेल होते हैं या बढ़ते हैं। अगर बात अब करेंगे कि भाई हमको मालूम चल गया, हमारे पास चार्ट भी नहीं है, लेकिन अगर हम इसको ठीक भी करना हो तो क्या करें, कैसे करें? तो जैसा मैंने कहा कि आपको नेतृत्व कीजिए, क्योंकि मैंने क्या कहा कि मंगल इज अ नेतृत्व। देखिए, मंगल के अगर नेगेटिव एस्पेक्ट को आप ले लेंगे राहु के साथ,
राहु निगेटिव नहीं है, राहु के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, उसी तरह से मंगल के भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। लेकिन अगर आपके दोनों ग्रह थोड़े से खराब हैं, थोड़े से क्रूर ग्रह हैं, खराब नहीं है, क्रूर ग्रह हैं दोनों, तो अगर इन दोनों ग्रहों के अगर आपने निगेटिव एस्पेक्ट को लाइफ में फॉलो करना शुरू कर लिया तो आपको कैंसर हो सकता है। भले आपके चार्ट में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन ना हो, तब भी हो सकता है। तो देखिए, और अगर आपने इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट को ले लिया तो आपको अगर कैंसरस सेल आपके ख़ानदान में है, अगर आपको मालूम है कि हमारे ख़ानदान में किसी को कैंसर हुआ था, तो अगर आप इसके नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ आप भी अगर बढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको भी खतरा है। लेकिन अगर आप इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आप बच सकते हैं। अब हम समझते हैं कि मंगल का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है और राहु का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, और मंगल का पॉजिटिव क्या है और राहु का पॉजिटिव क्या है। तब इसका समाधान भी निकल जाएगा और इसको समझने में और आसानी आ जाएगी। देखिए, मंगल का नेगेटिव एस्पेक्ट आपका क्या है? एग्रेशन, नेगेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। मंगल का नेगेटिव एस्पेक्ट है आपका किसी चीज़ों में जल्दीबाजी, बहुत जल्दीबाजी। मंगल का नेगेटिव एस्पेक्ट है ऊर्जा का व्यर्थ में खर्च कर देना, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। दिस इज़ द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ मंगल, ठीक है। इन्वेस्ट कर देना, खर्च कर देना। राहु का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? डिप्लोमेसी, धोखा। राहु का नेगेटिव एस्पेक्ट है हद से ज़्यादा ऑब्सेशन, ठीक है। राहु का नेगेटिव एस्पेक्ट है अनकंट्रोल ग्रोथ करा देना, ठीक है। ये भी राहु का नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो मैंने कहा कि मंगल और राहु के जो मैंने नेगेटिव एस्पेक्ट कहे, जैसे मैंने कहा एग्रेशन, अगर एग्रेशन आपका अनकंट्रोल या एग्रेशन में आप किसी का नुकसान करना चाहते हैं, एक तो एग्रेशन आपका स्वाभाविक है और एक एग्रेशन में आप किसी को हार्म करना चाहते हैं और अपना फ़ायदा निकालना चाहते हैं, ठीक है। तब इसका मतलब ये है कि आप इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को कंबाइन कर रहे हैं मंगल राहु के साथ। अगर मंगल आपका एनर्जी वेस्टेज है, आप ऐसी जगह एनर्जी वेस्टेज कर रहे हैं जिसका कोई यूज नहीं है, गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी, किसी को पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कहीं पे आप ना जहाँ पे एनर्जी ख़त्म नहीं करनी। अब कहीं आपने देखा ये पेड़ लगा है, ठीक है, पेड़ खड़ा है, आपको ये मालूम है कि पेड़ खड़ा है, इसने आपका कुछ डिस्टर्ब आपको किया नहीं है, वो आप कुल्हाड़ी लेके काट रहे हैं पेड़ को बिना मतलब का, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, ये राहु आपसे वेस्ट करा रहा है। तो इसका मतलब है कि आप अगर निगेटिवली एनर्जी को वेस्ट करेंगे तो आपका ये चार्ट में ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगा। दूसरी बात, पॉजिटिवली कैसे कर सकते हैं? अगर ये कॉम्बिनेशन है तो इसको हम पॉजिटिव कन्वर्ट कैसे करें? तो ये है राहु। मैंने कहा कि राहु आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में सहयोग करता है तेज़ी से। तो लीडरशिप है, लीडरशिप में आपको राहु के गुड असेंस को जोड़ना है, क्योंकि गुड असेंस है राहु का जल्दी चीज़ों को पहुंचा देना या उसको कंट्रोल करवा देना, ठीक है। तो अगर आप लीडरशिप का अच्छा इस्तेमाल करें, अपने लीडरशिप में किसी लोगों के ग्रोथ के बारे में सोचें, ना कि अपने ग्रोथ के बारे में सोचें। अगर आप किसी लीडरशिप पोजीशन पे हैं तो आप ये कभी मत सोचें कि हमारे भीतर जो लोग हैं उनसे हमको लाभ लेना, ज़्यादा लाभ लेना। लाभ तो आपको लेना होगा। आप ये सोचें कि जो हमारे भीतर के लोग हैं उनका ग्रोथ कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रोथ कैसे कर पाए। मैंने कहा मंगल आपकी किसी चीज़ों को शुरू करने की ऊर्जा है और राहु उसमें अचानक करता है। तो आप ना किसी का काम अगर ना रुका हुआ है, उसका काम नहीं चल रहा है, मंद हो गया काम उसका, उसकी नौकरी नहीं चल रही है, उसका व्यवसाय नहीं चल रहा, उसकी लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं, आप कोशिश ये करें कि आपके इनिशिएटिव से उसके हर्डल्स दूर हो जाए, ठीक है। तो अगर आपने किसी तरह का ऐसा इनिशिएटिव किया जिससे उनका हर्डल दूर हो रहा है, तब भी आपका ठीक हो जाएगा। और लास्टली मैं कहूँगा एस्ट्रोलॉजिकली जो बहुत महत्वपूर्ण है, मंगल जो है कारक है हनुमान जी के, ठीक है। अगर आपके चार्ट में मंगल राहु है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, आप हनुमान की आराधना करें। क्योंकि देखिए हनुमान जी के अंदर अगर प्रॉपर्टी को देखेंगे, आप गुण को देखेंगे, तो हनुमान जी के अंदर ताकत बहुत था, ठीक है। लेकिन ताकत होने के बाद भी वो बहुत शांत थे, ठीक है। वो एक भक्त थे, लॉयल्टी था उनके अंदर, वो आदेश का पालन सिर्फ करना जान रहे थे कि भाई राम ने कहा तब जाके हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे।
तो आपको हनुमान की भक्ति करने से पहले हनुमान के पूरे कैरेक्टर को समझिए कि उनके अंदर लॉयल्टी कितनी है दूसरों के प्रति, और इस लॉयल्टी को समझते हुए, भगवान की इस पूरी चीज़ों को जानते हुए आप अगर उनकी आराधना करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपकी लाइफ में मंगल राहु का जो कम्बिनेशन है, जो बहुत चीज़ें मैंने कहा कि इसमें बहुत कुछ ख़राब हो रहा है, कैंसर ही नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टी का विवाद भी आ रहा है, आपका एक्सीडेंट भी हो रहा है, ये सब चीज़ें आपके लाइफ से एक सीमा तक बहुत कम जाएगी और आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो ये पूरा बीमारी प्लस बीमारी में स्पेसिफिक कैंसर पे हम लोगों ने बात की जी। ज्योतिषी में क्या इलाज है, इलाज अगर ना कहें तो क्या समझ है ज्योतिषी में, इलाज तो आपको मेडिकल साइंस में इसका है, समझ क्या है और क्या कुछ और कर सकते हैं जिससे कि जो आपका इलाज ऑलरेडी चल रहा है या आप भयभीत हैं तो उससे आप निकल सकते हैं, साथ ही कुछ और उपाय करके आप और हेल्दी हो सकते हैं और मजबूत हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी होगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट कर सकते हैं आप, और इसी तरह से फिर महत्वपूर्ण विषय के साथ हम लोग मिलते रहते हैं, आगे भी मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।